रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ट्रांसनिस्ट्रिया में धमाकों के बाद अब यूक्रेन के पड़ोसी देश मोल्दोवा पर भी रूसी हमले के बादल मंडरा रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि अब रूस मोल्दोवा पर भी हमला कर सकता है। मोल्दोवा यूक्रेन की पश्चिमी सीमा से लगा हुआ देश है और मोल्दोवा करीब 34,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मोल्दोवा की सेना भी सीमित है, उसके पास केवल 7,000 सैनिक है और अगर रूस इस पर कब्जा कर लेता है तो यूक्रेन के ओदेसा पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। जैसे ही रूस ओदेसा पर कब्जा करेगा वैसे ही यूक्रेन काला सागर से पूर्ण रूप से कट जाएगा और साथ ही मोल्दोवा पर हमला कर रूस उसे यूरोप के करीब जाने से भी रोक सकेगा। रूस मोल्दोवा पर हमला कर पश्चिमी देशों को यह संदेश भी देगा कि अगर उन्होंने यूक्रेन की मदद की तो इस तरह क्षेत्र में और ज्यादा अशांति फैलेगी। और इसी के साथ महायुद्ध में रूस के हमलों में यूक्रेन के कई इलाके तबाह भी हो गए हैं। वहां पर इरपिन के पास एक ऐसे ही इलाके में न्यूज 18 की टीम पहुंची। इरपिन के पास एक पेट्रोल पंप रूसी हमले में पूरी तरह से तबाह हो गया है। इरपिन के पास ताजा हालात का न्यूज 18 रिपोर्टर जसप्रीत कौर ने जायजा लिया। यहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ये मशीन तबाह हो चुकी है। जो यहाँ पर कितना पेट्रोल भरा जाता है ये यहाँ पर डिस्प्ले होता था, ये मशीन खराब हो चुकी है और कांच के टुकड़े यहाँ पर जगह जगह नजर आ रहे हैं। तबाही की एक नहीं ऐसी कई सारी तस्वीरें हैं। ये यहाँ पर पिक एंड गो स्टोर था, ये भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा है। ये रूसी सेना का तांडव था। आप देखिए यहाँ पर ये शैम्पू वगैरह रखे जाते थे, चॉकलेट्स रखी जाती थी जो आगे डिस्प्ले में होता है। ये यहाँ पर राख टंगा हुआ है। इसके अलावा ये बिलिंग मशीन ये ऐसी ही बिखरी हुई पड़ी है। बहुत सारा सामान जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से नीचे आ चुका है। ये तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। अलग अलग इलाकों में इस तरह की तस्वीरें नजर आएंगी। आप समझिए कि यहाँ से इस तरफ इरपिन है, इस तरफ मोशून है और तीसरी तरफ गोस्तुमल है। तो तीनों तरफ से हमला हो रहा था। यहाँ पर ये जो खेत है इधर से रूसी सेना हमला कर रही थी, जवाबी कार्रवाई भी यूक्रेन की तरफ से की जा रही थी। उधर रूसी टैंक मौजूद थे गोस्तुमल की तरफ से और इधर से आते हुए वो हमला कर रहे थे और फिर हेलीकॉप्टर से भी यहाँ पर निशाना साधा जा रहा था। यानी कि हर तरफ से एक तरह से कहा जाएगा, उधर गोस्तुमल, इधर इरपिन और इधर मोशून, यहाँ से यहाँ पर हमले हो रहे थे। और उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई की गई है, ऐसे में कीव का किला बच गया। कीव में अभी तक ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है और आगे आप देखिए ये जो कार वॉश होती थी यहाँ पर भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ये बिखरा हुआ सामान और यहाँ से अभी तक मलबे को हटाया नहीं गया है क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर दोबारा से जिंदगी को पटरी पर लाना, दोबारा से चीजों को शुरू करना बहुत मुश्किल है। काफी समय लगेगा। एक तो फंड्स की जरूरत है, उसके अलावा जीरो से शुरू करना ये किसी के लिए भी आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है और वो भी तब जब युद्ध चल रहा है। ये युद्ध कब खत्म होगा किसी को मालूम नहीं है। ये आप देखिए ये कार वॉश होती थी और उसके पीछे करम आप यहाँ से आइए, वो तस्वीरें दिखाइए। ये पूरा सामान बिखरा हुआ है। दरअसल यहाँ पर कार की एक्सेसरीज बनती थी और जो स्ट्रक्चर हम दिखाते हैं ये देख करके समझ में आता है कि ये नया बना हुआ था और काम शुरू ही हो रहा था। कुछ सामान था, ये पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है, सब कुछ बिखर गया है। ये पीछे आप देखिए कई घर भी इससे सटे हुए थे जो इसकी जद में आ गए। ये सामने घर में गीजर आप देख सकते हैं, उधर कुछ कपड़े भी टंगे हुए हैं। तो यहाँ पर लोगों के आशियाने उजड़े, न सिर्फ लोगों के आशियाने उजड़े बल्कि उनका सब कुछ उजड़ गया। उनके अपने उनसे दूर हो गए, उनकी बसी बसाई जिंदगी वीरान हो गई और अब उनको समझ में नहीं आता है कि वो जाएं तो जाएं कहां, करें तो करें क्या। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ जसप्रीत कौर, यूक्रेन, न्यूज 18 इंडिया। और बड़ी खबर आपको बता दें, अमन चोपड़ा को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जोधपुर में हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। इससे पहले जयपुर में भी कोर्ट ने अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी और राजस्थान सरकार से जवाब भी मांगा था। अब अमन चोपड़ा के खिलाफ दर्ज तीनों एफआईआर में राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से रोक लग चुकी है। तो बड़ी राहत यहां पर अमन चोपड़ा को मिल रही है, जहां पर तीनों एफआईआर जो दर्ज की गई थी उस पर अरेस्टिंग पर रोक लगा दी गई है राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से। और भवानी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवानी, सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ?
देखिए बड़ी खबर ये है कि अमन चोपड़ा के खिलाफ तीनों एफआईआर के अंदर रोक लगा दी गई है। पहले राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच ने 2 एफआईआर पर रोक लगाई और आज तीसरी एफआईआर थी जो डूंगरपुर की, उस पर भी रोक लगा दी गई और कई मौखिक टिप्पणियां की है। जस्टिस जो मेहता थे जो सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने इस पर भी सवाल उठाया था कि अमन चोपड़ा की आखिर गिरफ्तारी क्यों। उन्होंने कहा कि वो एंकर है, अपना काम कर रहे थे और अगर उनसे अगर आपको बात करनी, पूछताछ करनी है तो वो कर सकते हैं, लेकिन क्या 302 के जो हत्या के केस होते हैं उनको आप अरेस्ट नहीं करते हैं और आप एंकर को इस तरीके से आप गिरफ्तारी क्यों ज़रूरी है। इसके अंदर कई सारे इसके अलावा सवाल उठाए गए और एक सवाल जो डिबेट शो को लेकर उठाया गया, उन्होंने जस्टिस ने पहले पूछा सुनवाई के दौरान कि क्या जो अमन चोपड़ा का शो था वो रिकॉर्डेड था या फिर उसके बाद में लाइव था। जब बताया गया उनको कि लाइव शो था तो उन्होंने कहा लाइव शो के अंदर कई बार होता है कि कुछ लोग बोल जाते हैं, इसके लिए आप ज़रूरी नहीं है कि आप एंकर को जिम्मेदार ठहराएं। इसके लिए लाइव शो अलग होता है, रिकॉर्डेड अलग होता है। इसलिए ये बात जिस तरीके से जो पक्ष रखा गया है सरकारी पक्ष पे, उस पर सवाल उठाया कि आप जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं तो लाइव शो की एक अपनी अलग तरीके की बात होती है। तो उन्होंने कहा कि इसलिए हालांकि फिर उसके बाद में जब तर्क दिया गया सरकारी जो सरकार की ओर से पक्ष रखा गया, उन्होंने कहा वो पूरा शो अब वो देखेंगे, अपने चैम्बर के अंदर देखेंगे, जो उसकी सीडी है वो देखेंगे और कल फिर हियरिंग शुरू करेंगे। अमन चोपड़ा की ओर से जो लॉयर थे उन्होंने 3-4 बड़े मुद्दे उठाए थे। उन्होंने कहा था कि राजद्रोह का केस क्यों, राजद्रोह का मामला अपने आप में बहुत बड़ा मामला होता है जब ऐसा हो कि किसी सरकार के खिलाफ कोई साजिश रची गई हो, सरकार को कोई अस्थिर करने का मामला हो या सार्वजनिक संपत्ति से जुड़ा बड़ा मामला हो। तो उन्होंने कहा कि अमन चोपड़ा के शो से ऐसा कौन सा नुकसान हुआ जिसमें राजद्रोह लगाया जा रहा है। उस पर भी जब कल डिबेट होगी, जब बहस सुनवाई शुरू होगी तब पक्ष रखा जाएगा, तब सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा। और 3 चीज़ें और जो धाराएं लगाई गई है उस पर भी बात हुई थी कि उनके खिलाफ जिस तरीके की धाराएं लगाई गई कि वो सांप्रदायिक हिंसा फैलाना चाहते हैं और जिस तरीके से कि धार्मिक भावनाएं भड़क सकती है, तो उसको लेकर भी पक्ष रखा गया था कि अमन चोपड़ा के शो के बाद में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस जगह पर जो अलवर का जो मामला था जिस पर डिबेट थी और क्योंकि उसके अंदर गेस्ट थे, ये भी पूछा गया था कि क्या अकेले के शो था या फिर गेस्ट थे, तो क्योंकि उसमें गेस्ट होते हैं तो उन्होंने कहा था कि काफ़ी लोग जब शो के अंदर बैठते हैं तो उस पर सवाल उठाना। तो कई सारे जो आज की सुनवाई थी उसमें सरकार ने जो सवाल उठाए उस पर खुद जो जस्टिस मेहता थे उन्होंने कई सवाल खड़े किए और कल जब इस पूरे मामले की फिर सुनवाई होगी, पहले वो सीडी को देखेंगे फिर उसके बाद में सुनवाई करेंगे आगे की। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार जो कोशिश कर रही थी, जिस तरीके से डूंगरपुर से पुलिस भेजी गई थी और लगातार छापेमारी कर रही थी, अमन चोपड़ा को अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही थी, आज कोर्ट ने साफ तौर पर ये कह दिया, ये हिदायत भी दे दी गई, न केवल रोक लगाई गई है, इसके अलावा जो सवाल खड़े किए गए, उन्होंने कहा कि क्यों अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी जरूरी है। जी भवानी, बिल्कुल, यानी कल अब अगली सुनवाई होने वाली है और कई तरीके के सवाल भी यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से रखे गए, लेकिन फिलहाल अमन चोपड़ा के वकील का क्या कहना है वो भी आप सुन लीजिए। देखिए हमारे साथ में निशांक मदानी है, इस केस के लॉयर हैं अमन चोपड़ा की तरफ से। जी बताएं क्या हुआ पूरा? आज कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अमन चोपड़ा की तरफ से सीनियर एडवोकेट श्री सिद्धार्थ जी लूथरा एंड श्री मनोज जी भंडारी ने अपने पक्ष रखे गए और माननीय उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस को सुनते हुए ये आदेश दिया कि अगली सुनवाई जो कि कल 12 बजे होगी तब तक किसी प्रकार से कोई गिरफ्तारी नहीं करे अमन चोपड़ा की, तथा माननीय न्यायालय का ये भी वर्णन था कि वह उक्त सीडी जो प्रोग्राम हुआ, जो डिबेट प्रोग्राम हुआ, उसको अपने चैम्बर में सुनेंगे तथा उसके बाद ही किसी प्रकार से कल जो है सुनवाई के दौरान जो नतीजा निकलेगा। जब तक माननीय उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अंतरिम राहत अमन चोपड़ा को दी गई है। पक्ष रखा गया कि जो राजद्रोह की धारा है उसको लेकर वो क्या आपकी तरफ से क्या पक्ष रखा गया? राजद्रोह की धारा के ऊपर हमारा ये कहा गया कि किसी भी प्रकार से कोई सेडिशन नहीं किया गया हमारे अमन चोपड़ा द्वारा, केवल जो है एक डिबेट प्रोग्राम था, ना ही किसी प्रकार से कोई सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ाने का प्रेरणा थी। और वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर राजस्थान सरकार पर पत्रकारों को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट किया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार फिर अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने हैरानी जताई कि 302 के कई आरोपी गिरफ्तार नहीं होते, लेकिन राजस्थान पुलिस अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी को लेकर काफी उत्सुक है। क्या गहलोत अब पुलिस को वापस जाने को कहेंगे और पत्रकारों को परेशान करने के बजाय दंगाइयों और बलात्कारियों को पकड़ेंगे? और भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और ₹1 लाख से ज्यादा के ऑफर पाएं।
पंजाब के मोहाली में पुलिस इंटेलिजेंस के दफ्तर के बाहर धमाके के बाद अलर्ट। सिख फॉर जस्टिस ने ली हमले की जिम्मेदारी। पुलिस ने अब तक 11 लोगों को हिरासत में लिया। सीएम भगवंत मान ने कहा बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के ही होंगे पंचायत और निकाय चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने का दिया आदेश। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा सरकार दाखिल करेगी पुनर्विचार याचिका। रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच यूक्रेन से सामने आई तबाही की तस्वीरें। भारी बमबारी की वजह से पेट्रोल पंप समेत सब कुछ तबाह। युद्ध के मैदान से न्यूज 18 पर देखिए पल पल की खबर। यही नहीं, वीडियो के दूसरे हिस्से में रूसी सेना नदी पर बने एक पुल को मिसाइल से निशाना बनाती नजर आई। पुल से मिसाइल के टकराते ही वहां जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरे इलाके को थर्रा दिया। धमाके के बाद वहां आग का बवंडर उठता भी दिखा, जबकि उससे निकलने वाले काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। रूस ने लुहांस्क के एक स्कूल को निशाना बनाकर उस पर मिसाइल से हमला कर दिया। रूस की इस हवाई बमबारी से वहां तबाही मच गई। बताया गया कि इस हमले में 60 लोगों की मौत हो गई, जिन्होंने रूसी हमलों के डर से स्कूल के बेसमेंट में शरण ली हुई थी, जहां रूस की मिसाइलों ने ऐसा कहर बरपाया कि वहां मौजूद 90 लोगों में सिर्फ 30 की जान बचाई जा सकी। बताया गया कि रूस के विमानों ने स्कूल की बिल्डिंग पर जोरदार हमला बोला, जिससे वो पूरी तरह ध्वस्त हो गई। 2 मंजिला इमारत का एक हिस्सा तो मानो गायब ही हो गया। ढह चुकी दीवारें और बिल्डिंग को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि हमला कितना जोरदार रहा होगा। जिसके बाद वहां चारों तरफ मलबा बिखरा दिखा, और वो भी ऐसा कि एक एक ईंट साफ नजर आई। मिसाइल के विस्फोट से वहां मौजूद सामान में आग लग गई, जिसने धीरे धीरे एक बड़े हिस्से को अपनी जद में ले लिया। स्कूल पर हुए इस हमले से संयुक्त राष्ट्र भी दहल गया, जबकि यूक्रेन में रूस की इस करतूत के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि रूस के सैनिकों में यूक्रेन के सैनिकों से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं बची है। जिसका सबूत है स्कूल की इमारत का ये मलबा, जिसमें दबे लोगों को निकालने के लिए बचाव दल को खासी मशक्कत करनी पड़ी। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पहले आग को बुझाना था और फिर वहां फंसे लोगों को निकालना। लुहांस्क की सरकार ने दावा किया कि रूस के इस हमले में कम से कम 60 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा बचाए गए 30 लोगों में भी कई गंभीर रूप से घायल बताए गए, जिसके बाद रूस के इस रवैये पर यूएन समेत कई देशों में उसकी जमकर आलोचना हुई। वहीं रूसी सेना का एक और टैंक यूक्रेन की सेना की तरफ से बिछाए गए लैंडमाइन या यूं कहें कि बारूदी सुरंग की चपेट में आ गया। ये लैंडमाइन किस इलाके में लगाई गई थी इसका पता नहीं चल सका, लेकिन इसका एक वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया। और उस वीडियो में पुतिन की सेना का T-72B टैंक दुश्मनों को ध्वस्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता नजर आया, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो यूक्रेन की सेना की तरफ से बिछाई गई लैंडमाइन की चपेट में आ गया। बारूदी सुरंग पर टैंक के चढ़ते ही वहां जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरा इलाका दहल गया। आसपास काले धुएं का गुबार छा गया। कुछ मिनटों के बाद जब धुआं छटा तो रूस का वो टैंक एक बार फिर आगे बढ़ने लगा, लेकिन इस कोशिश में वो दूसरी बारूदी सुरंग पर चढ़ गया। इसके बाद वहां एक बार फिर तेज धमाका हुआ और उससे निकलने वाला धुआं आसपास के इलाके में फैल गया। यूक्रेन ने दावा किया कि लैंडमाइन की चपेट में आने से रूसी सेना का T-72B टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया। इस बीच जंग के 75वें दिन ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन की सेना ने पुतिन की सेना के एक और टैंक को तबाह करने का दावा किया। यूक्रेन की तरफ से यह भी दावा किया गया कि रूसी सेना का वो टैंक हमले के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उससे पहले ही उन्हें धूल में मिला दिया गया। सबूत के तौर पर यूक्रेन की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया, उसमें ज़ैपोरिज़िया के एक इलाके में रूसी सेना का एक टैंक आग की भीषण लपटों में घिरा दिखाई दिया। देखने से ऐसा लगा जैसे कुछ देर पहले ही उसे मिसाइल से निशाना बनाया गया हो। यही नहीं, टैंक में थोड़ी थोड़ी देर के बाद धमाके भी होते दिखाई दिए और हर धमाके के साथ वहां आग की भीषण लपटें उठती दिखी। आसमान से लिए गए इस वीडियो में टैंक काफी देर तक जलता रहा और उससे निकलने वाला धुआं आसपास के इलाके में फैलता नजर आया। ज़ेलेंस्की की सेना ने यह दावा किया कि इस हमले में रूसी सेना का वो टैंक जलकर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वहीं यूक्रेन के एक इलाके में ज़ेलेंस्की की सेना ने ड्रोन से हमला कर रूसी सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर मी-8 को नेस्त नाबूद करने का दावा किया। सबूत के तौर पर यूक्रेन की सेना ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें यूक्रेन की सेना रूसी सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर मी-8 पर ड्रोन से हमला कर उसे तबाह करती दिखी। जो वीडियो जारी किया गया उसमें हमले से पहले वो हेलीकॉप्टर जमीन पर खड़ा दिखाई दिया और उससे कुछ जवान उतरते नजर आए। मतलब ये कि कुछ देर पहले ही लड़ाकू हेलीकॉप्टर मी-8 वहां सैनिकों के साथ उतरा था और कुछ ही पलों के अंदर उड़ान भरने वाला था, लेकिन तभी ज़ेलेंस्की की सेना ने दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक ड्रोन में शुमार बायरक्तार TB2 से उस पर मिसाइल दाग दी। हेलीकॉप्टर से मिसाइल के टकराते ही वहां जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद वहां आग और धुएं का बवंडर उठता नजर आया। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रूस का लड़ाकू हेलीकॉप्टर पूरी तरह तबाह हो गया।
हालांकि ये जानकारी नहीं दी गई कि इस हमले में रूसी सेना के कितने जवान मारे गए। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने पुतिन के सैनिकों पर वहां के एक इलाके में रूस के ही टैंकों से हमला कर दिया। बताया गया कि ये टैंक जंग के दौरान रूसी सेना से जब्त किए गए, जिन्हें कब्जे में लेने के बाद यूक्रेन की सेना ने इनका इस्तेमाल रूस के खिलाफ ही कर दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में एक टैंक गोले बरसाता दिखाई दिया। जैसे ही टैंक से दागा गया गोला अपने टारगेट से टकराया, वहां से धूल का गुबार उठता नजर आया। इसके साथ ही यूक्रेन ने जंग के दौरान 100 से ज्यादा रूसी टैंकों को जब्त करने का भी दावा किया, क्योंकि जब यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूसी फौज अपने टैंकों के साथ दाखिल हुई तो उसका सामना पहले तो इलाके के लोगों से हुआ, जिसमें कई टैंकों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, कहा तो यह भी जा रहा है कि जमीन पर हुई लड़ाई में भी कई जगह यूक्रेन की सेना रूस के सैनिकों पर भारी पड़ी और छिपकर वार कर उनके टैंकों को जब्त कर लिया, जिन्हें अब वो रूस के खिलाफ ही इस्तेमाल कर रही है। रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका यूक्रेन को लेजर गाइडेड रॉकेट से लैस करेगा, जिसके बाद पुतिन की सेना की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अमेरिका के ये लेजर गाइडेड रॉकेट जंग के मैदान में दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का। और बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, जहां पर यूक्रेन से युद्ध की एक और बड़ी खबर। रूस की सेना ने एक बार फिर से अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर हमले तेज कर दिए हैं और यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने एक बार फिर से इस स्टील प्लांट पर हमला किया है। रूस की सेना लंबे समय से स्टील प्लांट की घेराबंदी की हुई है और कई बार इस पर हमले किए जा चुके हैं। इससे पहले अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को निकाला भी गया था। और यूक्रेन की सेना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम की मदद से भी इन्हें लॉन्च कर सकेगी। इसके अलावा इन्हें मी-17 हेलीकॉप्टर पर भी लोड किया जा सकता है। उधर युद्ध के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अचानक यूक्रेन का दौरा किया। उनकी ज़ेलेंस्की से मुलाकात भी हुई, जिसके बाद उन्होंने पुतिन को चेतावनी दी और आरोप लगाया कि यूक्रेन में वॉर क्राइम के लिए वो जिम्मेदार है और यूक्रेन को भरोसा दिया कि कनाडा उसके साथ है। अचानक यूक्रेन पहुंचे जस्टिन ट्रूडो ने कीव में कनाडा के दूतावास में झंडा भी फहराया, जिसके बाद उन्होंने ये साफ कर दिया कि कनाडा कीव में अपना दूतावास दोबारा खोल रहा है। यही नहीं, खबर है कि वो जंग में तबाह हो चुके इरपिन भी पहुंचे, जिसके बाद ट्रूडो और ज़ेलेंस्की एक साथ मीडिया के सामने आए। इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रूडो ने ज़ेलेंस्की का साथ देने का वादा तो किया ही, पुतिन को चेतावनी भी दी। यही नहीं, बाइडेन की तरह ही उन्होंने भी यूक्रेन में वॉर क्राइम की बात की और इसके लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराया। It is clear that Vladimir Putin is responsible for heinous war crimes. वो यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि जंग में रूस से लड़ने के लिए वो यूक्रेन को हथियारों की लंबी चौड़ी खेप देंगे। Heavy artillery. Today I'm announcing more military assistance, drone cameras, satellite imagery, small arms, ammunition and other supports, including funding for demining operations. कनाडा के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से बात भी की थी। कहा जा रहा है कि इस बातचीत में बाइडेन ने कहा कि वो भी यूक्रेन का दौरा करना चाहते हैं। बाइडेन इससे पहले यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड का दौरा कर चुके हैं, लेकिन वो यूक्रेन नहीं जा पाए थे। 7 देशों के समूह G7 ने रूस पर नए आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया। हालांकि जब प्रतिबंधों की जानकारी सामने आई तो पता चला कि इनमें कुछ भी नया नहीं है। इन 7 देशों ने मिलकर रूस से तेल और गैस के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया, लेकिन ये बैन लगाने की कोई डेडलाइन नहीं बताई। बस ये बताया कि रूस पर दबाव बनाने के लिए वो उसके तेल और गैस पर जल्द से जल्द पूरी तरह बैन लगाएंगे। G7 देशों में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, जापान और कनाडा शामिल हैं। हैरानी की बात यह कि इन 7 देशों में अमेरिका समेत कुछ देश तो पहले ही इस तरह का ऐलान कर चुके हैं, जबकि जर्मनी और फ्रांस यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं, तो इसलिए वो भी यही बैन लगा चुके हैं। जापान पहले ही कह चुका है कि उसके लिए रूस से इंपोर्ट बंद करना काफी मुश्किल है। यहाँ तक कि जापान का तो रूस में भारी भरकम निवेश भी है। जापान तो उस निवेश को भी हटाने से इनकार कर चुका है, लेकिन जापान ने भी बाकी देशों के सुर में सुर मिलाया और बैन की वकालत कर दी। हालांकि बैन कब तक लागू होगा, इस पर जापान ने भी कोई डेडलाइन नहीं दी। जंग के 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक रूस के गैस और तेल पर बैन नहीं लग पाया है। कई मुल्क तो ऐसे हैं जो इसको लेकर के अभी तक टाइमलाइन भी नहीं बता पाए हैं। मतलब साफ है कि पश्चिमी देश ऐलान तो करते हैं, लेकिन जब बारी रूस के तेल और गैस की आती है तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। G7 देशों की जिस मीटिंग में ये फैसला हुआ, उसमें 7 देशों के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। इस मीटिंग में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी मौजूद रहे। उधर और बड़ी खबर आ रही है, रूस यूक्रेन महायुद्ध का 76वां दिन है जंग में, जहां रूस के हमले यूक्रेन पर तेज हो गए हैं तो यूक्रेन भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। यूक्रेन के हमले में रूस के
जलते हुए टैंक का वीडियो यूक्रेन की सेना की ओर से जारी किया गया है। इस हमले में यूक्रेन ने रूस का एक ट्रांसपोर्ट वाहन भी तबाह कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यूक्रेनी सेना के हमले में टैंक को तबाह किया गया है और ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से आग के शोले बरस रहे हों। पूरे आसमान में काला धुआं छाया है। महीने पहले तक रूस को हथियार भेज रहे थे। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन में चल रही जंग से पहले तक हालात सामान्य थे या किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। 2014 में जब रूस ने क्राइमिया पर कब्जा किया था, तभी से रूस की फौज को हथियारों की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन फिर भी यूरोप के बड़े देश कारोबारी फायदे के लिए रूस को हथियार बेचते रहे। और अब वही देश जिन्हें कुछ महीने पहले तक मुनाफा प्यारा था, वो रूस से यूरोप को खतरा बता रहे हैं। वर्किंग पार्टी ऑन कन्वेंशनल आर्म्स एक्सपोर्ट्स नाम की संस्था ने इससे जुड़े आंकड़े जारी किए। संस्था का दावा है कि यूरोप के देश खुद उसे हथियारों के सौदों से जुड़ी जानकारी देते हैं, जिनके आधार पर यह रिपोर्ट बनाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अकेले फ्रांस ने 152 मिलियन यूरो मतलब करीब 1200 करोड़ रुपए के हथियार 2014 से 2020 के बीच रूस को बेचे। जर्मनी भी पीछे नहीं है। जर्मनी ने 122 मिलियन यूरो मतलब करीब 1000 करोड़ रुपए के हथियार इस दौरान रूस को बेचे। इटली ने भी 22 मिलियन यूरो से ज्यादा की सेना के इस्तेमाल वाली गाड़ियां रूस को भेजी। भारतीय रुपयों में यह कीमत करीब 180 करोड़ रुपए हुई। इसके अलावा ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया और चेक रिपब्लिक समेत यूरोप के कुल 10 देश जिन्होंने हथियार और सेना के इस्तेमाल की चीजें रूस को एक्सपोर्ट की। वहीं 2 महीने से लंबे वक्त से जंग के मोर्चे पर डटे यूक्रेन में तेल की किल्लत बढ़ गई। हालात ऐसे हो गए कि वहां पेट्रोल खरीदने की एक सीमा तय करनी पड़ गई। और ये खबर सुनते ही राजधानी कीव के पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लग गईं। देश में मौजूद पेट्रोल की कमी की वजह से सरकार ने किसी भी शख्स को 20 लीटर से ज्यादा पेट्रोल देने से साफ इनकार कर दिया। पेट्रोल के लिए इनको घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और एक कैपिंग कर दी गई है कि आप 20 लीटर से ज्यादा पेट्रोल नहीं भरवा सकते हैं। लाइन में लगे लोगों का इंतजार कई घंटों लंबा हो गया। उनमें कुछ तो पेट्रोल खत्म हो जाने के डर से सुबह ही वहां पहुंच गए। Come into morning, get up 5 o'clock, come here and wait 3 hours. इसके अलावा वहां खाने पीने के सामान और दवाओं की कमी की शिकायत भी सामने आई, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को 75 दिन हो गए। यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी सेना के भीषण हमले जारी हैं, लेकिन यूक्रेन की सेना भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। दक्षिणी यूक्रेन के निकोलेव शहर में यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना के ऊपर जोरदार हमला बोल दिया, जिसका एक वीडियो भी उनकी सेना की तरफ से जारी किया गया। रूस की सेना ने कुछ रोज पहले काला सागर के पास बसे इस शहर के ज्यादातर हिस्से पर कब्जे का दावा किया था। और शहर के उन्हीं इलाकों को रूसी सैनिकों की मुट्ठी से निकालने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने अपने दुश्मनों पर हमला बोलने के लिए एक बार फिर अपने बेहद खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया। यूक्रेन की सेना ने ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से रूसी सैनिकों के ठिकाने पर हमला बोल दिया और इसके बाद तो रूसी सैनिकों पर मानो रॉकेट की बरसात शुरू हो गई। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। अमेरिका की नाराजगी यूक्रेन को भारी पड़ सकती है और खबर है कि इंटेलिजेंस लीक पर बाइडेन नाराज हैं। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में इसकी जानकारी दी है और यूक्रेन को संभल कर चलने की नसीहत भी दी है। यूक्रेन से क्यों नाराज हैं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन? व्हाइट हाउस ने यूक्रेन पर क्या बड़ी बात कही? क्या इसलिए बाइडेन ने यूक्रेन का दौरा नहीं किया? रूस से जंग के बीच अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। यूक्रेन को हथियार भेजे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की यूक्रेन से नाराजगी की खबरें भी आ रही हैं। वहीं बाइडेन ने भी अपने यूक्रेन दौरे पर फाइनल मोहर नहीं लगाई है। व्हाइट हाउस का दावा है कि यूक्रेन से अपनी बातचीत लीक होने से बाइडेन नाराज हैं। बाइडेन का कहना है कि यूक्रेन की तरफ से अमेरिका की भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है।
Well, what I will tell you, without confirming private internal calls, that the president was displeased with the leaks. His view was that it was an overstatement of our role, an inaccurate statement, and also an understatement of the Ukrainians' role and their leadership. And he did not felt they were constructive. सवाल है कि वो कौन सी इंटेलिजेंस थी जिसे लेकर बाइडेन नाराज थे। दरअसल रूस से यूक्रेन की जंग जारी है और दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने सोर्स के जरिए रूसी सेना की जानकारियां हासिल की और वो सूचनाएं यूक्रेन की सेना से शेयर की, जिससे युद्ध में रूस को नुकसान पहुंच रहा है। अमेरिकी मीडिया में भी इस तरह की कई खबरें छपी थी। दावा है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस ने रूस के मोबाइल हेडक्वार्टर की लाइव लोकेशन यूक्रेन को दी थी, जिसके बाद यूक्रेन के हमलों में कई रूसी जनरल मारे गए। इसके अलावा यूक्रेन ने ही रूसी युद्धपोत मॉस्कोवा की लोकेशन यूक्रेन से शेयर की थी, जो यूक्रेनी सेना के अटैक के बाद समंदर में समा गया था। यानी एक तरफ अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को भरपूर मदद मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वो इंटेलिजेंस इनपुट की खबरों से इनकार कर रहा है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका अपनी भूमिका को गुप्त रखना चाहता है और रूस से सीधे टकराव से बच रहा है। यही वजह है कि बाइडेन ने यूक्रेन के टॉप ऑफिशियल्स को अपनी नाराजगी की वजह खुलकर बता दी है, मगर यूक्रेन को अमेरिका से सैन्य मदद जारी रहेगी। इस बीच बाइडेन की पत्नी और अमेरिकी फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन अचानक यूक्रेन पहुंच गई, जहां उन्होंने ज़ेलेंस्की की पत्नी से मुलाकात की। दोनों के बीच ये मुलाकात स्लोवाकिया के उज़हरोद के एक स्कूल में हुई। जिल बाइडेन के इस दौरे ने बता दिया कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। To show the Ukrainian people that this war has to stop, and this war has been brutal. इस बीच खबर ये भी है कि रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका यूक्रेन को लेजर गाइडेड रॉकेट से लैस करेगा, जिसके बाद पुतिन की सेना की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अमेरिका के ये लेजर गाइडेड रॉकेट जंग के मैदान में दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का काल माने जाते हैं। और द यूरेशियन टाइम्स अखबार ने दावा किया है कि अमेरिका जल्दी ही इस एडवांस्ड प्रिसिशन किल वेपन सिस्टम 2 की खेप को यूक्रेन के लिए रवाना करेगा, जो अमेरिका में 1940 में तैयार किए गए 70 mm रॉकेट का आधुनिक वर्जन है। और इन्हें लेजर गाइडेड किट का इस्तेमाल कर और भी घातक बना दिया गया। यानी रूस और यूक्रेन की लड़ाई में अमेरिका दोहरी भूमिका निभा रहा है। यूक्रेन को हथियार भी दे रहा है और खुद को इस लड़ाई से दूर बता रहा है, जबकि अमेरिका का असली मकसद तो रूस की हार है। और एक तरफ रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन भी रूस को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। यूक्रेन के कई शहरों को रूस मलबे के ढेर में तब्दील कर चुका है, तो वहीं यूक्रेन ने भी रूस के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। हम आपको रूस यूक्रेन युद्ध की 10 तस्वीरें बता रहे हैं जो यूक्रेन में फैली तबाही की गवाही दे रही हैं। यूक्रेन ने रूस के एक ठिकाने पर हमला करके उसे उड़ा दिया। यूक्रेन की सेना ने रूस के एक ठिकाने पर तोप से भारी बमबारी की। हमले के बाद रूस के इस ठिकाने में आग लग गई और वो पूरी तरह तबाह हो गया। यूक्रेन ने मिकोलाइव में रूस को करारा जवाब दिया, जहां यूक्रेन की सेना ने मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से रूस पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे पूरा इलाका गूंज उठा। यूक्रेन ने इसका वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके सैनिक मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से रूसी ठिकानों को निशाना बनाते दिखाई दिए। यूक्रेन ने साथ ही अपने हॉवित्जर तोपों से भी रूसी ठिकानों को निशाना बनाया। रूस ने यूक्रेन के लीव में मिसाइल से हमला किया। लीव में रूस के हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। हमला इतना जोरदार था कि काफी दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दिया। यूक्रेन ने रूस के एक टैंक पर हमला कर उसे पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील कर दिया। हमले के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने इस टैंक पर कब्जा कर लिया और टैंक को नष्ट करने का जश्न मनाते दिखाई दिए। ओदेसा में रूस ने एक रिहायशी इलाके में मिसाइल से हमला किया। इस हमले में होटल के अंदर रखा सारा सामान नष्ट हो गया और होटल पूरी तरह मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। हमला इतना भीषण था कि कई फीट ऊपर तक
धूल का गुबार उठता दिखाई दिया। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के एक वॉरशिप और पंटून पुल को तबाह कर दिया। रूस की ओर से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें एक पुल पर मिसाइल अटैक किया गया। मिसाइल के पुल से टकराते ही जोरदार धमाका हुआ और पुल के परखच्चे उड़ गए। यूक्रेन ने रूस के एक और टैंक को उड़ा दिया। पूर्वी यूक्रेन में रूसी टैंक यूक्रेन की सेना की बिछाई एंटी टैंक माइंस का शिकार हो गया। जैसे ही टैंक बारूदी सुरंग पर चढ़ा, जोरदार धमाका हुआ और टैंक के परखच्चे उड़ गए। खार्किव में रूस के हमले का यूक्रेन ने करारा जवाब दिया। रूस के एक ठिकाने को यूक्रेनी सैनिकों ने तबाह कर दिया। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया कि रूस के एक फौजी ठिकाने में काफी गोला बारूद और रॉकेट रखे हुए थे जिसे उसने हमले में बर्बाद कर दिया। यूक्रेन ने खार्किव में रूसी सेना के एक ठिकाने पर मिसाइल हमला कर उसे तबाह कर दिया। जहां पर यह हमला हुआ वहां रूसी सेना का एक बड़ा बेस था जहां बड़ी संख्या में टैंक और हथियार रखे थे। यूक्रेन ने इस ठिकाने पर एक के बाद एक कई मिसाइल हमले किए और रूस को बड़े नुकसान का दावा किया। यूक्रेन ने एक और रूसी ठिकाने को निशाना बनाकर उसे तबाह कर दिया। सामने आई तस्वीरों के मुताबिक यूक्रेन ने पूर्वी यूक्रेन में बनाए गए रूसी ठिकाने पर एक के बाद एक करीब 15 हमले किए और रूसी बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया। और यूक्रेन पर रूस के हमले ने चीन की चाहत और ज्यादा बढ़ा दी है। चीन अब ताइवान के पास नया युद्धाभ्यास कर रहा है और इस वॉर एक्सरसाइज में चीन की नौसेना ने अपना सबसे बड़ा हथियार उतार दिया है। इस रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शी जिनपिंग के इरादे ठीक नहीं है, क्योंकि अब तो जापान ने भी ऐसी बात कह दी है कि अमेरिका की नींद उड़ चुकी है। बड़ी जंग की तैयारी में चीन। ताकत बढ़ा रही है शी की सेना। समंदर का सिकंदर बनने में लगा चीन। शी जिनपिंग का बहुत बड़ा षड्यंत्र। ये चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नई वॉर स्ट्रेटजी है। समंदर में अपने महाबली का ऐसा प्रदर्शन कि देखने वाला कांप जाए। वैसे तो चीन ताइवान को डराने और धमकाने का खेल 24/7 जारी रखता है, लेकिन रूस यूक्रेन जंग के बीच ताइवान के ठीक बगल में युद्धाभ्यास कर चीन जताना चाहता है कि जिस तरह पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसे रोकने वाला कोई नहीं मिला, उसी तरह चीन जब चाहे ताइवान को मसल देगा, उस पर चीन का झंडा फहरा देगा। चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग फिलीपींस सी में एक हफ्ते से अभ्यास में जुटा है। चीन के ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख के मुताबिक एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग ताइवान की पूर्वी दिशा में अभ्यास में जुटा है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक ताइवान से जंग होने की हालत में एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग अमेरिका और जापान को ताइवान की मदद करने से रोकेगा, जबकि जापान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये कैरियर लगातार ताइवान की ओर बढ़ रहा है। मतलब चीन और ताइवान के बीच लगातार तनाव के हालात बने हुए हैं। युद्धाभ्यास के बीच चीन की सेना के 18 लड़ाकू जहाज, जिसमें H-6 बॉम्बर और J-16 फाइटर जेट शामिल थे, इनके ताइवान के इलाके में घुसने की घटना सामने आई थी। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने उम्मीद जताई थी
कि चीन के ताइवान पर हमला करने की स्थिति में दुनिया यूक्रेन युद्ध के समान ही चीन पर प्रतिबंध लगाएगी। चीन के उप विदेश मंत्री ली येचंग ने ताइवान को चेतावनी देते हुए कहा था कि दोनों देशों का एक होना ही सही रास्ता है और आजादी के लिए की जा रही ताइवान की विदेशी कोशिशों से उसे कुछ हासिल नहीं होगा। 而且还在蒸蒸日上、日新月异的发展，我们还有什么可怕的？我还想借这个机会正告台湾当局：两岸统一是正道，挟洋谋独是死路。中国必须统一，也必然统一，这是历史大势，不可阻挡。 सवाल है कि ताइवान के खिलाफ शी जिनपिंग आखिर चाहते क्या हैं? क्या चीन किसी बड़े युद्ध की तैयारी में लगा है? युद्धपोत दिखाकर क्या चीन दुश्मनों को डराना चाहता है? क्या ये बाइडेन को शी जिनपिंग की सीधी चेतावनी है या फिर ताइवान पर दबाव बनाने का प्लान है? 近来，美国也不断在中国的家门口秀肌肉，拼凑各种反华小圈子，甚至在台湾问题上大做文章，试探红线。 这不是亚太版的北约东扩又是什么呢？如果任其发展，最终会把亚太推入火坑。我要强调的是，中国坚持和平发展，把矛头对准中国毫无道理。在亚太复制乌克兰危机的图谋也绝不会得逞。 PLA के बारे में दुनिया के पास ज्यादा डिटेल्स नहीं है। चालबाज चीन न तो अपने सैनिकों का ब्यौरा जारी करता है और न ही अपने हथियारों की जानकारी देता है। लेकिन लगता है शी जिनपिंग के आदेश पर चीन ने अब अपनी स्ट्रेटजी को बदल डाला है। KJ-500 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, Y-8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, KA-28 एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर। चीन की नौसेना ने फिलीपीन सी से लेकर ताइवान द्वीप के पूर्व में और जापान के दक्षिण में सैन्य अभ्यास तेज किया है। 发现敌地载雷达信号，战斗警报。 चीन की ओर से ताइवान पर कार्रवाई के दौरान बाहरी हस्तक्षेप को रोकने के मकसद से ये अहम जगह है। ताइवान को लेकर चीन के रुख को देखते हुए जापान भी नाप तोलकर कदम रख रहा है। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने बड़ा बयान दिया है कि यूक्रेन जैसी जंग पूर्वी एशिया में भी हो सकती है। 目前天安特检已经检查完毕。 ताइवान सरकार लगातार कहती रही है कि वो यूक्रेन युद्ध से सबक ले रही है और चीन के ताइवान पर हमला करने की हालत में यूक्रेन की तरह ही चीन को जवाब भी देगी। दरअसल चीन साउथ चाइना सी के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है। इसे लेकर वो ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई के साथ भी उलझ चुका है। खासकर ताइवान इस वक्त चीन की नजरों में सबसे बड़ा कांटा है। खुद अमेरिकी सेना ये आशंका जता चुकी है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। अंदेशा है कि जैसा रूस ने यूक्रेन में किया है वैसा ही चीन ताइवान में करने की साजिश तैयार कर चुका है। बस हरी झंडी दिखाना बाकी है। असल में चीन के सामने ताइवान की ताकत कहीं भी नहीं ठहरती। दोनों देशों में अगर लड़ाई हुई तो चीन के पास इतनी ताकत है कि वो बस 2 घंटों के अंदर खेल खत्म कर सकता है। कई जानकारों का मानना है कि जब तक अमेरिका आएगा उससे पहले ही खेल खत्म हो जाएगा। ऐसे में करीब हर दूसरे महीने युद्धाभ्यास के जरिए चीन ताइवान पर दबाव बनाए रखने की रणनीति पर चल रहा है। चीन जिस तरह से अपनी नौसेना क्षमता में इजाफा कर रहा है उससे लगता है कि चीन दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। दोनों जगहों पर चीन लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। यहाँ तक कि 35 लाख वर्ग किलोमीटर वाले दक्षिण चीन सागर में चीन ने एक आर्टिफिशियल द्वीप भी बना लिया है जो बंदरगाह से लेकर हवाई पट्टी से लैस है। इसके अलावा चीन ने वहाँ कई छोटे छोटे सैन्य अड्डे भी बनाए। चीन के पास नंबर्स में बड़ी सेना हमेशा से थी, लेकिन इस आर्मी में कई कमियां थी और कई हिस्सों में बटी थी। लेकिन 2016 में शी जिनपिंग ने कैसे पीएलए की पूरी तस्वीर बदल डाली उसे इस बयान से समझ सकते हैं। मैं हर एक थिएटर कमांड को ऑर्डर देता हूं, आपको जो मिशन मिलेगा, पार्टी की तरफ से लक्ष्य मिलेगा, उसके लिए मजबूत सेना तैयार करनी है। मिलिट्री गाइडलाइंस और सीएमसी के सिद्धांतों का ख्याल रखना होगा। थिएटर कमांड को युद्ध के लिए तैयारी करनी होगी।
ज्वाइंट कमांड बनाना होगा जो वफादार, युद्ध नीति में महारत हासिल हो, लड़ने का जज्बा हो और जीतना आता हो। वैसे तो ताइवान पर कब्जा जमाने का चीन का इरादा बरसों पुराना है, लेकिन सही मौका अब दिखाई दे रहा है। यूक्रेन युद्ध की तस्वीरों को देख शी को भी लगने लगा है कि अब ताइवान पर हमला करने का सही समय आ गया है। इसलिए अब वो खुलेआम धमकी पर उतर आए हैं। ताइवान को लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कहना है कि चीन किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ताइवान को शांतिपूर्ण तरीके से चीन से मिलाना दोनों देशों के विकास के लिए जरूरी है। जब से रूस ने यूक्रेन में जंग शुरू की है, तब से एशिया में ताइवान को लेकर नए युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। चीन मानता है कि ताइवान उसका एक प्रांत है जो एक दिन फिर से चीन के नक्शे में मिल जाएगा। दूसरी ओर ताइवान खुद को एक आजाद देश मानता है। ताइवान का अपना अलग संविधान है, चीन से अलग चुनी हुई सरकार है, ताइवान की अलग सेना है।